नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। उत्तर प्रदेश का सबसे ताकतवर नौकरशाह कौन होगा? यूपी में ब्यूरोक्रेसी का सुपर बॉस कौन होगा? इस तस्वीर के साफ होने के लिए बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है। कुछ घंटों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि 31 जुलाई को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद ये तय होगा कि कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव। उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र भेजा था केंद्र सरकार को एक्सटेंशन के लिए मनोज कुमार सिंह के, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में अगर उनको सेवा विस्तार नहीं मिलता है तो कोई और मुख्य सचिव होगा, जिसके लिए रेस में कई वरिष्ठ नौकरशाह हैं। लेकिन अगर उनको एक्सटेंशन मिलता है और ये चिट्ठी जिसका बहुत इंतजार हो रहा है यहाँ लखनऊ में पावर कॉरिडोर्स में, वो चिट्ठी आ जाती है तो मनोज कुमार सिंह ही बने रहेंगे यूपी के सबसे ताकतवर नौकरशाह। लेकिन ये बहुत अहम है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत मायने रखती है लोकतंत्र में, और ऐसे में जब हम मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी की बात करते हैं तो चीफ सेक्रेटरी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं मनमोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ हैं प्रदीप कपूर जी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों का एक लंबा अनुभव है उत्तर नमस्कार। प्रदेश सरकार ब्यूरोक्रेसी को बहुत नजदीक से दोनों ने देखा है। अपने अनुभव की बात बताएंगे और अपनी जानकारी जो उनको है वो भी बताएंगे। सबसे पहले मनमोहन जी, इंतजार हो रहा है पावर कॉरिडोर्स में, सत्ता के गलियारे में। आपको क्या लगता है कि चेहरे पर मुस्कान आएगी? किसकी, आप ये जानते हैं हम किसके बारे में कह रहे हैं, तो चेहरे पर क्या मुस्कान आएगी आपको लगता है? शिल्पी जी, देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का अजब गजब हाल पिछले 1.5-2 दशक में रहा है। चीफ चीफ मिनिस्टर की पसंद का ही चीफ सेक्रेटरी बनता है। मगर पिछले 8 साल में एक वाकया ऐसा भी आया है कि जब हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से सीधे स्काई लाइन की तरफ से आ गए, और वो थे दुर्गा शंकर मिश्रा जी। अब वो दुर्गा शंकर मिश्रा जी को यूपी में विधानसभा चुनाव होना था तो 2 बार एक्सटेंशन भी मिला। हालांकि जब उनका अगला तीसरा एक्सटेंशन नहीं हुआ तो मनोज कुमार सिंह जी को मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी बनाया 24 जुलाई 2000 जून 2025 को, 24 को। 24 अब उनका 31 जुलाई 25 को रिटायरमेंट है। और उनके लिए, जैसे कि आपने बताया, कि लिखा भी गया है, मुख्यमंत्री ने लिखा भी है कि यहाँ $1 मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का वो कराना है, ग्लोबल समिट कराना है, तमाम चीजें लिखी हैं। और मनोज कुमार सिंह जी इसके पहले पिछले 8 साल में बहुत पावरफुल रहे हैं। पंचायत, एपीसी, तमाम विभाग उनके पास रहे। आज आईडीसी है उनके पास, तमाम चीजें। अब ये देखना है कि कल उनका सेवानिवृत्ति का है, कुछ घंटे रह गए। कल 5 बजे की तक यदि चिट्ठी नहीं आती है दिल्ली से तो फिर ये माना जाएगा कोई और चीफ सेक्रेटरी होगा। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में मात्र मनोज कुमार सिंह के बाद सबसे वरिष्ठ अधिकारी बचते हैं एसपी गोयल और बिल्कुल, एक देवेश इस पर चतुर्वेदी। सर हम नामों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो ये सवाल है कि चिट्ठी आएगी कि नहीं आएगी, जिसका ये इंतजार चिट्ठी है। आएगी कि नहीं आएगी, अभी बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जी ये जी। भारत सरकार से एक्सटेंशन का सवाल तो डीओपी करता है, दिल्ली से होता है। तो अब भारत सरकार की गेंद पाले में है कि वो किसको भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। अब यहाँ भी इंतजार हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी में भी इंतजार हो रहा है, और कई लोग इस मान के चलते हैं कि भाई चिट्ठी आए या ना आए, मगर चिट्ठी आएगी आएगी। किसी के चेहरे की मुस्कान तो उसी पे डिपेंड करेगी कि चिट्ठी आई है कि नहीं। बिल्कुल। अभी प्रदीप इंतजार है। कपूर सर, जी प्रदीप कपूर सर, आपने ब्यूरोक्रेसी को आपने भी लंबे समय से देखा है। जिस चिट्ठी का इंतजार है, वैसे चिट्ठी तो 31 जुलाई को रिटायरमेंट है तो कल भी आ सकती है, लेकिन अभी तक जो सस्पेंस बना हुआ है कि यूपी का चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, इस पर केंद्र मौन है। कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि चिट्ठी का इंतजार हो रहा है, तो क्या लगता है कि चिट्ठी आएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदीप के सेवा विस्तार का जो चिट्ठी आने का जो इंतजार है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रदेश सरकार और प्रदीप केंद्र कपूर सर, सरकार आपको के बीच आवाज में मिल रही है तालमेल मेरी? तालमेल जो है वो अगर होगा बहुत बढ़िया, प्रदेश सरकार का और केंद्र प्रदीप सरकार सर, का, आवाज मिल हालांकि रही है? डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो अगर तालमेल अगर नहीं होगा कुछ मुझे लगता या है केंद्र सरकार नेटवर्क अपनी में तरफ से किसी को कुछ प्रॉब्लम भेजेगा। है। मनमोहन जी, आपसे एक बार फिर से पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आप ये बता रहे थे कि जो चीफ रहता है
क्योंकि उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर नौकरशाह के रूप में चीफ सेक्रेटरी को देखा जाता है, सारे ब्यूरोक्रेट्स के सुपर बॉस हैं। ऐसे में जो चिट्ठी लिखी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को, उसमें कई ऐसी दलीलें दी गई थी, कई ऐसे तर्क दिए गए थे और खासतौर पर उसमें इस बात को कहा गया था कि जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसको देखते हुए और उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को देखते हुए ये जरूरी है। तो आपको लगता है कि ये जो बातें कही गई हैं, ये तो अपने आप में एक मजबूत तर्क इसको कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास या आगे जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है या जो इन्वेस्टर समिट 3 होना है, उसके लिए जरूरी है? मनोज कुमार सिंह, मनमोहन जी आपसे पूछ रहे हैं, फिर नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है, जो इसलिए भी कहा जा सकता है कि आईडीसी भी वही है आज की डेट में। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टर समिट होना है उसके लिए बहुत समय है और तैयारी तो विभाग करते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सी चीजें कहाँ हैं। मगर जैसा भी प्रदीप कपूर जी कह रहे थे, वो भी बहुत कहीं ना कहीं एक मैटर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली और यूपी दोनों जगह सरकार एक है, तो ये भेजा है जो चीफ मिनिस्टर की बात को हो सकता है डीओपी जो भी है एक्सेप्ट करे, मतलब भारत सरकार उसको एक्सेप्ट करके भेजे, क्योंकि ऐसे दृष्टांत पहले भी हुए हैं। अनूप चंद पांडे जी का भी कार्यकाल बढ़ा था, दुर्गा शंकर मिश्रा जी का भी कार्यकाल बढ़ा था, तो भारत सरकार की सहमत सही होता है। अब चीफ मिनिस्टर की बात को केंद्र सरकार कितना मानेगी, या हो सकता है कि कोई और परिस्थितियां डेवलप हो जाएं, तो ऐसा भी नहीं है कि समिट के लिए ही चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को बनाए रखना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो भी और क्यू में जो भी और अधिकारी होंगे वो भी सब सीनियर हैं और वो कहीं ना कहीं पिछले समिट से जुड़े रहे। सर मान रहे हैं कि जो विभाग तैयारी करता है और जो सीनियर अधिकारी हैं वो तैयार करते हैं। प्रदीप कपूर सर, जिस तरह से चिट्ठी जो प्रदेश सरकार की तरफ से लिखी गई थी उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि उनकी क्यों जरूरी है मनोज कुमार सिंह, क्योंकि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है, इन्वेस्टर समिट 3 होना है, जिस तरह से उनके पास आईआईडीसी का चार्ट भी इस समय है, जिस तरह से उनके पास दूसरी जो जिम्मेदारियां हैं उसको देखते हुए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य तय किया गया था उसके लिए मनोज कुमार सिंह जरूरी है। तो आप मानते हैं ये एक मजबूत तर्क है और इसलिए इस पर गौर किया जा सकता है? किसी को भी एक्सटेंशन देने के लिए जब चिट्ठी लिखी जाती है तो एक केस बनाया जाता है। वो ये केस बनाया गया है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए ये अधिकारी उपयुक्त है। अधिकारी देखिए सभी सक्षम होते हैं और सभी लोग कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र ये है, मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस मनोज सिंह जी में है और वो समझते हैं कि इनके रहने से काम बहुत बेहतर होगा। ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल है मुख्यमंत्री जी का, तो इसलिए जो है वो चाहते हैं कि इनको एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन निर्णय केंद्र सरकार को करना है और केंद्र सरकार में जो बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, आप समझ सकती हैं कि वो तय करेंगे कि इनको एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के मामले में भी प्रशांत जी को जो है एक्सटेंशन मिलता रहा, फिर नहीं हुआ। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं, ये केंद्र सरकार तय करेगी और ये मुख्यमंत्री जी और उनके बीच में जो तालमेल है उसका एक बहुत बड़ा जो है वो सामने पता चलेगा कि भाई मिला कि नहीं मिला। कहा तो जाता है डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में कौन किस पे हावी हो रहा है ये भी देखने की बात है, क्योंकि राजनीति भी बहुत होती है इस निर्णय के पीछे। तो वो राजनीति क्या होगी और चिट्ठी आएगी कि नहीं आएगी वो कल पता चलेगा कि कौन किस पे हावी हुआ। जी, एक सवाल जो, क्योंकि इस तरह से जब मनोज कुमार सिंह का एक्सटेंशन मांगा गया है, इससे पहले दुर्गा शंकर मिश्रा को एक्सटेंशन मिला ही था, अनूप चंद्र पांडे को भी मिल चुका है, तो एक मनमोहन जी ये जो परंपरा है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है कि जो मुख्य सचिव हैं उनका एक्सटेंशन मांगा जाता है, तो क्या वो वजह क्या है कि वो अधिकारी इतने भरोसेमंद अपने इस कार्यकाल में हो जाते हैं? क्योंकि और भी सीनियर अधिकारी हैं, उनमें से भी कई भरोसेमंद दिख रहे हैं, लेकिन एक्सटेंशन जरूरी हो जाता है और ये एक तरह से एक परंपरा सी चल रही है। तो आपको लगता है कि ये किस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह की परंपरा है कि वो इतने ज्यादा होते हैं, लेकिन काम करने की जो प्रणाली होती है, कोई अधिकारी कैसे काम करता है उस पे जो है, अगर मुख्यमंत्री खुश होते हैं या वो समझते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा वो कर रहा है और उनके रहने से जो है काम बेहतर तरीके से होगा। और चीफ सेक्रेटरी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरे प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पे जो है नकेल कसी जाती है, उस पर निगाह रखता है। अगर मुख्यमंत्री ये सोचते हैं कि मनोज सिंह जी के रहने से
ये पूरे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पे एक उनकी पकड़ जरा मजबूत रहेगी और बहुत बेहतर काम होगा, तो वो समझ कर ही जो है वो एक्सटेंशन मांगा जाता है, क्योंकि वो जो कंफर्ट जोन जो है वो मुख्यमंत्री का और मुख्य सचिव का बहुत बेहतर होता है, तभी इस तरह की बात होती है। वरना तो अधिकारी देखिए हमने प्रदेश में देखे हैं, जो किसी की भी सरकार हो बहुत डिलीवरी करते हैं। कि अगर आपने भी देखे हैं कि अगर नवनीत सहगल जी हैं, कोई सरकार रही हो, वो डिलीवर किया है उन्होंने, और आज भी जो है वो दिल्ली में बहुत प्रसार भारती के चेयरमैन हैं, हर सरकार में रहे हैं। आप अगर उदाहरण लीजिए तो अशोक प्रियदर्शी थे, अशोक प्रियदर्शी भी जो है बहुत सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट रहे। योगी नारायण जी थे, बहुत सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो इस तरह के लोग हैं, जो सरकार किसी की भी हो डिलीवरी अच्छी होती है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक कंफर्ट जोन की बात है कि आदमी यही सोचता है कि भाई अगर ये रहेंगे तो हमारा काम बहुत बेहतर हो जाएगा, या प्रदेश का काम होगा, या जो लक्ष्य उन्होंने तय किए हैं वो अच्छी तरह से मीट आउट होंगे। बिल्कुल, जो लक्ष्य उन्होंने तय किए हैं और वो बड़े लक्ष्य हैं उत्तर प्रदेश के लिए, वो अच्छी तरह से मीट आउट हों। लेकिन जो बात आपने कही सर, उससे एक बात तो ज़रूर निकलती है कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के ब्यूरोक्रेट्स के बॉस हैं, खासतौर पर सुपर बॉस हैं हम कह सकते हैं, नौकरशाही की अगर हम बात करें तो। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से नौकरशाही को लेकर के खासतौर पर जनप्रतिनिधियों में शिकायत रही है, मंत्री से लेकर विधायक तक एकदम खुल करके सामने आ गए हैं। ऐसे में जो कुछ भी होना चाहिए था या जिस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए थे, क्या आपको लगता है कि वो उठाए गए हैं? मतलब ये मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव के कंफर्ट जोन की बात तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये एक्सपेक्टेशन भी तो है। ये बात कहीं देखने को मिली है क्या, आपको लगता है? देखिए नहीं, चुने देखिए, हुए जनप्रतिनिधि और अच्छा सॉरी, आप बोले मनमोहन जी बोले, हाँ, मनमोहन जी आप। हमसे नहीं पूछ रहे हैं देखिए, आप। आप जो देखिए बात कह रहे हैं कि कंफर्ट जोन की जो बात होती है शिल्पी जी, उसमें ये है कि बेशक चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल विंग का और उसका स्टेट का हेड होता है, और ये ब्यूरोक्रेसी के हेड होते हैं चीफ सेक्रेटरी। मगर ऐसा नहीं है, जो हट जाता है फिर जो आता है वो, क्योंकि आता तो कैडर से ही है ना, तो ऑलरेडी वो यूपी में किसी ना किसी डिपार्टमेंट में सरकार के साथ काम कर ही रहे होते हैं, तो जिम्मेदारी के साथ लेकर के आते हैं, करते हैं। और हर आईएएस कैडर में एक अधिकारी की एक इच्छा होती है कि मैं चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हूं। तो ऐसा नहीं होगा जो चीफ सेक्रेटरी बन जाता है तो उसकी तो ख्वाहिश है कि मैं और पद पा जाऊं, मैं और समय टर्म पा जाऊं। मगर जो नीचे जूनियर लोग रहते हैं उनका भी रहता है कि भाई ऊपर का कोई हटेगा तो हमारा नंबर आएगा। और क्योंकि बैच वाइज जो चलता है उसमें सीनियरिटी बहुत थोड़े थोड़े लेवल पर बढ़ती घटती है। तो ऐसा भी होता है, कई अवसर ऐसे आते हैं कि पता चला कि वो अब दुर्गा शंकर मिश्रा जी के एक्सटेंशन 2 बार मिलने के कारण कई ऐसे लोग रिटायर होकर चले गए जो चीफ सेक्रेटरी बनने की दौड़ में थे। तो आज भी उत्तर प्रदेश में मनोज कुमार सिंह जी के लिए मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है, और जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा कि एक लेटर और लिखा जाता है, चीजें बताई जाती हैं कि हमें उनकी क्यों जरूरत है। तो जहां तक एक बात आपने भी कही कि ऐसा नहीं है कि ये इनकेस ये एक्सटेंशन नहीं होगा तो जो दूसरा चीफ सेक्रेटरी बनेगा वो भी उसी लेवल पे काम करेगा, और चूंकि वो स्टेट की सारी चीजों को जानता होगा, कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करके इस लेवल पे लोग पहुंचते हैं, और जैसा सरकार चाहेगी, चीफ मिनिस्टर जैसा चाहेगा वैसा ब्यूरोक्रेसी करती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा। अब ये देखना है कि डीओपीटी के माध्यम से केंद्र सरकार उसमें कितना कितना इंटरेस्ट लेती है और क्या करती है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के प्रस्ताव को कितना एक्सेप्ट करती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जो कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो भी चल रहा है, जिसमें केंद्र और स्टेट का मसला फंसा हुआ है, या मतलब जो भी है वो भी कहीं कोई ना कोई फैक्टर चीफ सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट में या एक्सटेंशन में होगा, ऐसा मुझे लगता है। शायद उसी लिए चीजें हो सकता है विलम्ब हो रही हो कि क्या हो। और ये कल तो 5 बजे तक का है, ये 5 बजे तक नहीं आएगा तो ऑफिशियली उनका रिटायरमेंट 5 बजे हो जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं है, आज हम लोग करीब 2 बजे चर्चा कर रहे हैं, तो मात्र ज्यादा समय नहीं, बिल्कुल, इसीलिए 22-24 मैंने कहा घंटे। कुछ ही घंटों का वक्त है, कुछ ही घंटों का सस्पेंस है, आप इसको कह सकते हैं। इस बीच कभी जी भी जी जी। पत्र आ हाँ हाँ, सकता है सस्पेंस और कभी भी आ सकता है, चिट्ठी आ सकती है। स्थिति भी क्लियर हो सकती है। लेकिन जिस तरह और से ये
पहले के जो जो मुख्य सचिवों की बात थी जिनका एक्सटेंशन मांगा गया, आपने एक पॉइंट अभी बहुत उसको स्पष्ट तौर पर कहा कि 2.5 साल तक दुर्गाशंकर मिश्रा रहे, उसमें कई ऐसे नौकरशाह थे जो सीनियरिटी में बन सकते थे मुख्य सचिव, लेकिन वो रिटायर हो गए। 2.5 साल बहुत होता है मुख्य सचिव का। तो आपको लगता है कि ये अपने आप में एक परंपरा ऐसी है कि दूसरे अधिकारियों के लिए कहीं ना कहीं एक अगर मनोज कुमार सिंह को मौका मिलेगा तो दूसरे जो इस समय डिजर्विंग अधिकारी हैं जिनका भी आगे रिटायरमेंट होना है उनकी तो राह रुकेगी ना सर? नहीं, उसमें 2 ही अधिकारी ऐसे हैं जो सीनियर मोस्ट हैं, उसमें एक एसपी गोयल है, दूसरे देवेश चतुर्वेदी हैं। तो दोनों 89 बैच के हैं और उसमें ये है कि एसपी गोयल पिछले 8.5 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले प्रमुख सचिव थे, बाद में अब एसीएस हो गए हैं। और दूसरा देवेश चतुर्वेदी हैं, वो पहले भी यहाँ यूपी में थे और उनको भारत सरकार में बुला लिया गया है, तो वो इस समय कृषि सचिव भारत सरकार में है। तो अब यदि मान लीजिए भारत सरकार को ही चीफ सेक्रेटरी तय करना होगा तो मे भी हो सकता है देवेश चतुर्वेदी को दिल्ली भेज दे, और यदि ऐसा नहीं करना होगा, उनको नहीं करना होगा, एक्सटेंशन देना होगा तो ऐसा नहीं होगा। और इनकेस एक्सटेंशन नहीं देना है, देवेश को भी नहीं भेजना है, तो सबसे टॉप पर आ जाते हैं एसपी गोयल। अब एसपी गोयल साहब, अब यहाँ एक चीज आपको और समझाने की और समझने की चीज है शिल्पी जी, कि यदि उनसे एसपी गोयल किसी भी जूनियर को, किसी जैसे दीपक कुमार की बात हो रही थी, तो दीपक कुमार 90 बैच के अधिकारी हैं, एट प्रेजेंट एपीसी है और माध्यमिक शिक्षा का भी है, तमाम विभाग उनके पास हैं। तो अब यदि दीपक कुमार को बना देंगे तो उसमें एक हायरार्की फंस जाएगी कि फिर इसमें एसपी गोयल को सचिवालय कैडर से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी में है कि यदि उनसे जूनियर कोई सुपर उस पर बैठ जाता है तो फिर सीनियर उसकी मीटिंग में नहीं जाता है। ये एक आईएएस और आईपीएस का एक वो है, फार्मूला है, और इस पर ही होगा। तो यदि दीपक कुमार जैसे कि एक बात आ रही थी, कुछ लोगों ने कहा कि जब दीपक कुमार चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं, और दीपक कुमार चीफ सेक्रेटरी यदि हो जाएंगे तो फिर एसपी गोयल के लिए एमरेसिंग स्थिति बन जाएगी। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जा सकते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। 1989 तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो फिर क्यों जाएंगे? आज वो मुख्यमंत्री के एसीएस हैं। उत्तर प्रदेश में सारा काम वो देख रहे हैं, सारे जिलों को, सारे अधिकारियों से उनका समन्वय है, और भारत सरकार से भी उनका समन्वय ठीक है। यूपी गवर्नमेंट को 8.5 साल से वो चीफ मिनिस्टर के साथ हैं, तो चीफ मिनिस्टर की भी पसंद होंगे ना, तभी उनके साथ है। तो ऐसे में दीपक सर पसंद है, ऐसे लेकिन में लगता है कि दीपक कुमार नहीं होगा, तो मुझको ऐसा लगता है या तो 89 बैच के इन लोगों में से कुछ होगा या फिर एक्सटेंशन होगा। बिल्कुल पसंद है, उनके साथ हैं, लेकिन मुख्य सचिव के तौर पर पसंद तो उन्होंने भी रिकॉर्ड सेट किया है। एसपी गोयल साहब जो इतने लंबे समय तक सेक्रेटरी रहे हैं, किसी भी मुख्यमंत्री के बहुत लंबा हुआ है। बहुत ही अहम बात बताई आपने कि 1989 बैच के, चूंकि एसपी गोयल दर्शकों के समझने के लिए बता रही हूँ, और 1989 के ही बैच के देवेश चतुर्वेदी हैं, और ऐसे में जो तीसरे जो ऑफिसर का नाम चल रहा है यानी दीपक कुमार 1990 बैच के जो हैं, अगर वो बनते हैं किसी कारणवश, तो ये जो एक हायरार्की वाली बात है ये फंसेगी, जो मनमोहन जी ने बताया अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण एक टेक्निकल बात है। प्रदीप सर अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी नहीं, आप सही कह रही है, लेकिन मैं एक बात शिल्पी जी ये कह रहा हूँ कि कल चिट्ठी आएगी या नहीं आएगी, उसके लिए जो है वो उसके राजनीतिक मायने बहुत होंगे कि चिट्ठी क्यों नहीं आई, है ना? तो उसका जो जी हाँ, यही मैंने बोला कि यूपी में बहुत होंगे। प्रदीप सर, मैं इस सवाल पर आ रही थी कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से केंद्र और राज्य सरकार के रिश्ते रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि उस पर चर्चा चारों तरफ हो रही है। ऐसे में अगर चिट्ठी नहीं आती है, जैसे अभी तक केंद्र सरकार मौन है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात भी तो, इस पर भी तो चर्चा होना लाजमी है ना सर? नहीं, सही कह रहे हैं, क्योंकि जो चर्चाएं हो रही हैं और चिट्ठी ना आने का मतलब भी जो है वो उसको राजनीतिक मायने जो है लोग पढ़ने लगेंगे उसको। क्योंकि तो इसलिए कल बहुत कुछ तय करेगा। चिट्ठी आने के और ना आने दोनों की वजह जो है वो उसके राजनीतिक कारण जो है वो बहुत स्पष्ट हो जाएंगे, सामने दिखाई देंगे। नहीं, ये शिल्पी जी यही जो प्रदीप जी कह रहे हैं, जो फैक्ट है, जो बात मैंने एक थोड़ा सा कही थी
क्योंकि उत्तर प्रदेश में, हालांकि ये बात आपके इस टॉपिक से थोड़ा इरिलेवेंट हो जाएगी, मगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव होना है, तमाम और चीजें होनी है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। यूपी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मायने रखता है ये आप और ज्यादा बेहतर समझती हैं, क्योंकि जैसा लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, 27 का चुनाव आ रहा है, ऐसे में कई प्रशासनिक और राजनीतिक समीकरण बनने बिगड़ में, तो चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन की चिट्ठी, जैसा प्रदीप कपूर जी ने कहा कि वो भी कई तरफ मायने रखेगी और कई तरफ ये बात उसका आगे का संकेत होगा कि आगे चीजें किस डायरेक्शन में कैसे जाने वाली, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं ऑलरेडी पिछले 1.5 महीने से चल रही हैं। तमाम घटनाक्रम देश में हो गए, शायद इसकी वजह से चीजें यहाँ अभी मैच्योर नहीं हो पाई हैं जैसा हम समझ रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर, तो अब ये डिपेंड करेगा कि भारत सरकार डीओपीटी जहां से, क्योंकि एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा ये डीओपीटी को ही तय करना है, वो उनकी वो है, और वहां के बगैर नहीं हो सकता, ये राज्य सरकार का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार ने अपना प्रस्ताव भेज दिया है। मनोज कुमार सिंह जी, ये बात सही है कि चीफ मिनिस्टर के गुड फेथ के व्यक्ति हैं, लंबे समय से तमाम महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और तभी वो चीफ सेक्रेटरी बने भी। अब आज की डेट में जो स्थिति बनी है, चिट्ठी आएगी कि नहीं आएगी, चिट्ठी नहीं आएगी तो दूसरी बातें होंगी, तो फिर तमाम चीजें बदलेंगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, प्रदीप कपूर जी ने और मनमोहन जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि वैसे है तो देखिए ये इस तरह का फैसला कि डीओपीटी अगर करती है और प्रस्ताव भेजा जा चुका है, केंद्र सरकार ओके करती है, तो मनोज कुमार सिंह को एक्सटेंशन मिलेगा। हालांकि प्रशासनिक कई तर्क दिए गए हैं, आगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास है उसको लेकर के तर्क दिए गए हैं, लेकिन इस पर राजनीतिक रूप से भी राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इसलिए होगी क्योंकि ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि अगर राज्य सरकार के प्रस्ताव के बावजूद ये बात नहीं मानी जाती है और मनोज कुमार सिंह को एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि आगे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात की गई है, इन्वेस्टर समिट 3 की बात की गई है, लेकिन आगे पंचायत चुनाव जैसी तमाम और चीजें होनी है और राज्य सरकार ने अगर किसी ऑफिसर को मांगा है, ऐसे में वो ऑफिसर अगर नहीं दिए जाते हैं या सहमति उस पर नहीं बनती है तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण, इस पर सबकी नजर होगी, राजनीतिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से तो है ही, क्योंकि यूपी की ब्यूरोक्रेसी के सुपर बॉस हैं चीफ सेक्रेटरी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। मनमोहन जी आपका नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये बहुत अहम खबर है, देश के सबसे बड़े सियासी लिहाज से सबसे अहम सूबे माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का बॉस कौन होगा, सबसे ताकतवर नौकरशाह कौन होने जा रहा है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंद है, यूपी सरकार की पसंद है, उनको हरी झंडी मिलती है कि नहीं, और अगर नहीं होंगे तो उसके बाद कौन से अधिकारी ऐसे हैं जो चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं, उस पर भी हमारे दोनों विशेषज्ञों ने, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने चर्चा की। इस खबर पर कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिए और इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।